जनरल भाटिया, सरकार जो योजना लेकर के आई है कि फौज को ज़्यादा से ज़्यादा फौजी मिल जाएं और टूर ऑफ ड्यूटी में वो अलग अलग फ़ायदे गिना रही हैं। आप जैसे कई अधिकारी होंगे जो इन ट्रूप्स को कमांड करेंगे, आपके नीचे के रैंक के अधिकारी होंगे कमांड करेंगे। आने वाले समय में ये जो स्कीम है, कितना आपको लगता है बदलाव सेना में लाएगी, या फिर कई सारे अधिकारी जो इस पर एक अप्रहेंशन भी दिखा रहे हैं? देखिए, नई स्कीम है, ये बिल्कुल नई है, इसको ट्राई आउट नहीं किया गया है, ना कोई पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है, ना कोई टेस्ट बेड किया गया है। तो ऐसी जो फौज जो है हमारी आर्म फोर्सेज हैं, खास तौर से बड़ी इफेक्टिव आर्म फोर्सेज हैं, वर्ल्ड में रेनाउंड हैं। और हमेशा हमने जो भी टास्क दिए गए हैं बहुत अच्छी तरह से पूरे करें। 47 से ले लीजिए, 65 71 वॉर है, कारगिल है, अभी LAC की सिचुएशन है, LC पर है, जम्मू एंड कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट है। तो उसमें हमारा, मेरे हिसाब से जो हमारा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, जो हमारी ताकत थी, वो एक सोल्जर था, एक सेलर था, एक एयर वॉरियर था। आज हम उसी को चेंज कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस वही है, रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया वही है, रिक्रूटमेंट बेस वही है, लेकिन हम बदली क्या कर रहे हैं, टर्म एंड कंडीशन सर्विस। जहाँ पर पहले एक 2 से 3 साल तक तैयारी करके हमारे रिक्रूटमेंट आता था, वो सोचता था कि मैं ज़िंदगी भर यहाँ रहूँगा, लड़ूंगा, उसका जज्बा होता था। वो अभी 2 से 3 साल तैयारी करके 4 साल के क्यों आएगा? वो जाएगा दूसरी जगह, जाएगा दूसरे गवर्नमेंट जॉब्स में, जाएगा CAPF में, जाएगा पुलिस में, जाएगा, यहाँ नहीं आएगा वो। तो एक तो हमारे जो रिक्रूटमेंट बेस कम हो जाएगा, अच्छे जवान नहीं आएंगे। और दूसरा, जो हमारी यूनिट्स हैं, खास तौर से रेजिमेंटल हमारा सिस्टम है, वो काम करता है हमारे नाम नमक निशान पे, हमारे रेजिमेंटल एथॉस में। मैं, जो इज़्ज़त है, यूनिट की इज़्ज़त, वो सबसे प्यारी है। अगर आप देखें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हमारे सोल्जर्स लड़े थे, वो ब्रिटिश आर्मी के नहीं लड़े थे, ब्रिटिश नहीं लड़े थे, वो लड़े थे अपनी यूनिट के लिए। सारागढ़ी की लड़ाई हुई थी 36 सिख के लिए, और किसी चीज़ नहीं हुई थी। वैसे हमेशा से हम लड़ते रहे हैं। कारगिल लड़ाई देखिए, अगर विक्रम बत्रा ने बोला ये दिल मांगे मोर, किस लिए बोला उसने? अपनी यूनिट के लिए, बटालियन के लिए बोला। तो आज हम उसी ताकत को हम इरोड करने की, मतलब ये इरोड होगा नहीं 4 साल में। कोई ऐसा जवान मैं नहीं समझता जो आएगा और बोलेगा कि मैं अपने देखा इसके बाद मुझे इतना पैसा मिलेगा, इतनी नौकरी मिलेगी, इतना ये मिलेगा, तो मैं घर जा रहा हूँ सेफ्टी से। रिस्क क्यों लेगा? वो रिस्क कवर्जन होगा उसमें। तो सर बहुत सारी चीज़ें अभी सोचने को है, देखने को है, लेकिन अगर एक रेगुलर सोल्जर जो लंबे समय के लिए आता है, 17-18 साल के पीरियड के लिए आता है, और ये 4 साल टूर ऑफ ड्यूटी में, कॉम्बैट कैपेबिलिटीज जो हैं सेना पे, वो इन दोनों में कितनी अलग होगी, और इसकी वजह से सेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी कितनी बढ़ेगी या कम होगी? एक कम्बैट इफेक्टिवनेस में फ़र्क पड़ेगा। अभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तो जो मेजर परसेंटेज है वो उनको खींच लेंगे, क्योंकि यूनिट तो खींच देगी। लेकिन आज से 10 साल बाद, 15 साल के बाद, खास तौर से जब आप देखें अग्निवीर, जब पूरे अग्निवीर आ जाएंगे, 50% अग्निवीर अभी 2030 तक आ जाएंगे, उसके अग्निवीर आ जाएंगे, तब क्या होगा? तो वो अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो स्कीम है, एक अच्छे सिस्टम को हम चेंज कर रहे हैं बिना ट्रायल इवेलुएट करे, बिना पायलट प्रोजेक्ट चले। तो मेरी अप्रिएशंस जो है वहाँ पर आती हैं कि वो क्या करेगा। हमारी जो सबसे बड़ी ताकत हमारा सोल्जर है, हम उसी को चेंज कर रहे हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी अच्छी है, काम करती है, हमारे कंटेक्स्ट अलग है, हमारे हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर है हमारे पास, माउंटेन वॉरफेयर हमारे पास, हमारे कंटेस्टेड बॉर्डर्स हैं चाइना के साथ, हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पर से आतंकवादी आते हैं। तो ये बहुत सारी चैलेंजेस हैं जो हमको देखनी पड़ेंगी। क्या है, राष्ट्रीय राइफल में देखिए 3 साल के बाद ही वो जवान जाता है, एक पलटन में आता है, 4 से 5 साल लगते हैं उसको एक अच्छा जवान बनने के लिए, अच्छा सोल्जर बनने के लिए। तो 4 साल में तो बाहर चला जाएगा वो। तो ये उसको टीम में कैसे उसको गूंदा जाएगा, कैसे मिलाया जाएगा, कैसे उसका ऑप्टिमाइज किया जाएगा, वो बहुत बड़ी चैलेंजेस हैं, काफ़ी चैलेंजेस हैं अभी। दूसरा सर, जब हम कॉम्बैट कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो टेक्निकल रेजिमेंट्स हैं, चाहे वो आर्टिलरी हो या फिर उसको इंजीनियरिंग में डाला जाए, ऑर्डिनेंस में डाला जाए, उसमें क्या 4 साल का अनुभव एक उसे अच्छा जवान बना पाती है? ये यहाँ टेक्निकल का सवाल है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। खास तौर से जैसे हमारे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस है, ठीक है, अब 4 साल की जो आएगा एयरक्राफ्ट कैसे मेंटेन करेगा वो? उसमें जो गलती होगी वो जानलेवा हो सकती है, वो होगी, गलतियां होंगी, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास। वैसे शिप्स की मेंटेनेंस है, टैंक्स की मेंटेनेंस है, टैंक में क्या सीखेगा? कौन सा IIT है जो हमें टैंक का मेंटेनेंस सिखाता है, या फाइटर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सिखाता है, शिप का मेंटेनेंस सिखाता है? कोई नहीं सिखाता। IT जो है लो टेक्निकल जो जॉब्स हैं, जो रोज़ के जॉब हैं, वो सिखाते हैं। चलिए ठीक है, मानता हूँ रेडियो सेट रिपेयर सिखा देंगे आपको, कुछ और सिखा देंगे, बट वेपन्स तो कहीं नहीं है।
कोई आईटी वेपन रिपेयर नहीं सिखाता है, वेपन मेंटेनेंस सिखाता है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, शिप मेंटेनेंस है, रडार मेंटेनेंस है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है, मिसाइल्स हैं, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है जिनके मेंटेनेंस के लिए हमको स्पेशलाइज स्टाफ चाहिए होता है जो ट्रेनिंग से मिलता है। वो आता है, उसको ट्रेनिंग करवाते हैं, ट्रेनिंग से मिलता है। तो ये कैसे होगा, अभी मेरी समझ से, ऑनेस्टली मेरी समझ से ये बाहर है। शुरू में तो हम कर लेंगे उसको, क्योंकि जो हमारे सीनियर्स हैं अभी उसको खींच लेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा, आज से 10 साल के बाद क्या होगा। लॉन्ग टर्म के इम्पैक्ट को देख रहे हैं। बिल्कुल, मैं लॉन्ग लेकिन टर्म। एक कंसर्न सर ये भी लोग जता रहे हैं, और ये कितना सही हो सकता है कि अगर वो फौज से निकलता है कम उम्र में, तो अगर वो किसी एंटी सोशल एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाता है, पैसों की ज़रूरत में अगर ऐसी कोई ताकतें उसे अपनी ओर खींचती हैं, तो एक कॉम्बैट ट्रेन्ड सोल्जर किस तरह की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाएगा, उससे कितना नुकसान होगा। क्या वाकई ऐसा होता है कि अगर कोई सेना से निकला हो उसके बाद भी वो रेडिकलाइज हो जाए या फिर इन्फ्लुएंस हो जाए इस तरह के एलिमेंट्स? देखिए, आपने बोला कम्बैट ट्रेंड सोल्जर। कम्बैट ट्रेंड सोल्जर से मुझे घबराहट नहीं होती है, मुझे कम्बैट सेमी ट्रेंड सोल्जर से घबराहट होती है। जो 4 साल सेमी ट्रेंड सोल्जर है, वो फुली ट्रेंड सोल्जर नहीं है। जब वो जाएगा, उसके एस्पिरेशंस जो हैं, अगर नहीं उसके फौज में आया है, फौज से गया है, बड़ी इज्जत होती है फौजी की। अभी वो इज्जत तो उसको नहीं मिलेगी। वो जाएगा वापस गाँव, उसको बोलेंगे तू तो रिजेक्ट होके आ गया है। वो डिजेक्ट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी, उसको नया जॉब मिलेगा, डिग्निफाइड होगा नहीं होगा, डिग्निटी का जॉब नहीं मिलेगा उसको। तो ये सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। हम सोच रहे हैं कि ये फौज में जाके जो फौज का इथॉस है वो सीखेगा, फौज का जो सेक्रीफाइसल हम जो वो करते हैं वो सीखेगा, नेशनल यूनिटी बढ़ेगी। उल्टा भी पड़ सकता है ये। और अगर 10 से 15% भी ऐसे उल्टे पड़ गए, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करें, सोशल प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, मिलिटराइजेशन सोसाइटी होगी, तो हमारे लिए और मुश्किल हो सकता है। लेकिन इसमें सर सरकार की ओर से एक बात ये दलील दी गई है, अभी जैसे कई सारी राज्य सरकारें हैं वो कह रही हैं कि हम इनको पुलिस में प्रायोरिटी देंगे, भर्तियों में सीएपीएफ में इनको ले लेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि पैरामिलिट्री में भी इनको प्राथमिकता दी जाएगी। क्या इससे जो वो फिल्टर आउट होंगे वहाँ पर उनको जगह नहीं मिल पाएगी? और अगर वो स्किल्ड होकर के निकलते हैं तो जैसा सरकार कह रही है कि समाज में कुछ और अच्छा कर पाएंगे, किसी तरह की नौकरियों में उन्हें आगे प्रायोरिटी दी जाएगी, कुछ और कर पाएंगे, वो स्किल समाज में कहाँ कहाँ काम कर पाएगी, पुलिस और सीएपीएफ में कितना कंज्यूम हो पाएंगे? देखिए, इसमें 3 पॉइंट हैं। एक तो जो एश्योरेंसेज हैं, जब ये ट्रांसलेट होगा तब मैं बात करूंगा, क्योंकि कहना आसान है। उन्होंने प्रायोरिटी बोला है, ये नहीं बोला कि इतने परसेंटेज मिलेंगे। प्रायोरिटी बोला है, अभी प्रायोरिटी क्या मिलेगी, क्या क्राइटेरिया में कमी करेंगे, मुझे पता नहीं है। दूसरी बात ये है, अभी जो हमारे रिक्रूटमेंट बेस है उसमें फौज का जो जज्बा है बहुत ज़्यादा है। अभी वो क्यों आएगा फौज में, बताइए? वो जाएगा सीएपीएफ में, स्टेट पुलिस में जाएगा, क्योंकि उसे पक्की नौकरी है, 60 साल नौकरी करेगा वो कठिनाई क्यों ले 4 साल के लिए? ठीक है ना? तो वो सेकंड बात है। थर्ड चीज़ ये है, अगर ज़्यादा इंसेंटिव देंगे तो भी गलत है। तब वो टिकट पंचिंग के लिए आएगा, मैं 4 साल नौकरी करके मुझे अच्छा जॉब मिल जाएगा। तो इसको बड़ा हमको ध्यान से देख के चलना, हर एक चीज़ को ऑप्टिमल करना पड़ेगा, ना ज़्यादा ना कम। ज़्यादा भी मुश्किल है, कम भी मुश्किल है। तो ये चीज़ें हमें बहुत सोच के करनी पड़ेंगी। मेरे ख्याल से जो इसकी ओनरशिप है वो आर्म फोर्सेस के पास, सेना के पास नहीं होनी चाहिए। इसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट कर सकती है, आर्म फोर्सेस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं कर सकती, दूसरी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं इसमें। ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट एक चीज़ है, और बाकी जैसे नौकरी सब अभी प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेट इट ट्रांसलेट। 4 साल 5 साल के बाद देखते हैं। जो हमारे अभी 46,000 जो इस साल हम उनको करेंगे, 5 साल बाहर आएंगे, 34,000 लोग बाहर आएंगे, उनको कैसी नौकरियां मिलती हैं। तो बड़े सारे चैलेंजेस हैं अभी इसमें। मेन मुद्दा ये, मेन चीज़ ये है कि ये एक अनट्राइड सिस्टम है। ये कह रहे हैं कई दुनिया के कई सारे देशों में टूर ऑफ ड्यूटी का प्रोग्राम है, इजराइल में है, जापान में है, साउथ कोरिया में, कई सारे देश करते हैं। हम उनसे क्या इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते? देखिए, हर एक का अपना तरीका होता है। हमारा इंडियन कंटेंट है, इंडियन कंटेक्स्ट है। इजराइल की पॉपुलेशन कितनी है? 9 मिलियन। उनका तरीका क्या है? अगर आप मेरा एक भी कैजुअलिटी होगा, मैं आपको घर में आके ठोकूंगा, मैसिव रिटेलिएशन करूंगा। क्या हमारा वो तरीका है? नहीं है। उड़ी में करा हमने, बालाकोट में करा, 2 बार ही करा। उनका तो रोज़ की बात है ये। उनका जो मैसिव रिटेलिएशन है, प्यूनिटिव एक्शंस हैं, वो बहुत, उनका लड़ाई करने का, उनके सिक्योरिटी चैलेंज अलग है और तरीका अलग है। ठीक है, हमारा अलग है। जापान का ले रहे हैं, जापान डिफेंस फोर्सेस हैं, साउथ कोरिया है, लोग यूएसए एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, उनका, अभी मैं जब उनसे डील करता हूँ वो कहते हैं हमने 1 टेन्योर कर लिया, 2 टेन्योर कर लिया अफगानिस्तान में। बड़े वो होते हैं, 2 टेन्योर अफगानिस्तान किए, हमने ज़िंदगी निकाल दी एलसी में और एलएससी में और एलआईसी में। हमारी तो पूरी ज़िंदगी निकली, 40 साल निकल गए। आप देख लीजिए, टेन्योर किसी का देख लीजिए। वो कहते हैं हमने 1 टूर किया, 2 टूर किए। हम तो टूर पे टूर करते रहते हैं। तो हम टूर थोड़ी सोचते हैं, हमने आज तक टूर का नाम ही नहीं लिया कभी। टूर तो ये इनका वर्ड है, टूर ऑफ ड्यूटी।
हम तो डिप्लॉयमेंट बोलते थे इसको, और बड़े गर्व से मैं जाता हूँ मेरी डिप्लॉयमेंट है, मैं जा रहा हूँ सियाचिन, बड़े गर्व से बोलते थे। ठीक है, तो ये अभी तरीका जो है टूर का कि मैं तो एक टूर के लिए जा रहा हूँ, बट टूरिस्ट तो टूर के लिए जाता है, फौजी थोड़ी टूर के लिए, फौजी जाता है वहाँ पर डिप्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, वहाँ पर काम करने के लिए जाता है। तो मेरे ख्याल से जो इसराइल का मॉडल है, ये दूसरे मॉडल है, उनके लिए ठीक है, हमारे लिए ठीक नहीं है ये मॉडल्स। हमारे पास कोई कमी थोड़ी है जवानों की, उनकी यहाँ कमी है। आधे इसराइली तो जो छुट्टी आते हैं तो कहाँ आते हैं, वो मनाली आते हैं, क्या करते हैं, ड्रग्स देते हैं, हमको सबको पता है ये, ऐसी कोई बात थोड़ी है। हमारे जवान तो नहीं ऐसा करते, हमारे तो जज्बा है एक, मैं कुछ भी कर लूँगा, मतलब मैं अपने यूनिट पे एक आँच नहीं आने दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमारा रेजिमेंटल सिस्टम है, जब गांव जाएगा अगर उसने गलत काम किया है तो उसको गांव में घुसने नहीं देंगे लोग, उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे, तू नाक कटा के आया है। तो ये हमें इंडियन कंटेंट में चलना चाहिए, इंडियन कंटेक्स्ट में चलना चाहिए। हमारे सिक्योरिटी चैलेंज बिल्कुल अलग है, हमारे सिक्योरिटी चैलेंज तो बहुत ज़्यादा है हमारे पास, बाकी के नहीं है, उनके अलग हैं। तो हमें, मेरे ख्याल से ये जो भी है अभी अभी तो रोल आउट हो गया है, तो सोच विचार करके हर एक चीज़ को बड़े धीरे करना चाहिए, कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए इसमें, क्योंकि एक ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है इसमें अगर गलती आगे इरिवर्सिबल है ये, तो वो वापस लाना, जज्बा जो इथॉस है, वो नाम नमक निशान है, उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।